जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक। चूंकि अपन कक्षा 8 की बुक पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 की बुक पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 की बुक पढ़ चुके हैं और हम रिवर्स चल रहे थे। तो हम कक्षा 7 की बुक पढ़ रहे थे। कक्षा 7 की बुक में भी अपन कुछ चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन अपन आज के चैप्टर पर आएंगे। हमेशा की तरह 8th की बुक की तरह ही, हमेशा तो नहीं कहूंगी लेकिन 8th की बुक की तरह ही, क्योंकि इससे पहले अपन सिंगल चैप्टर पढ़ते हैं। 8th की बुक की तरह ही अपन इस बुक में भी लगभग दो दो चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों की बुक है इस वजह से दो चैप्टर अपन मर्ज करके पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 8 की बुक में हमने दो दो चैप्टर पढ़े थे और उसी सीक्वेंस से अपन कक्षा 7 की बुक में भी दो दो चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कौन सा था जो हमने कल के सेशन में लिया? फर्स्ट अपन वनों के बारे में पढ़ते हैं, वन्य जीवों के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो खनिजों के बारे में और ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये दो चैप्टर कुछ एक साथ पढ़े थे हमने, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हमने साथ में कवर करा था। फटाफट से उन चैप्टर को अपन रिवाइज कर लेते हैं, देन आज के सेशन पर आते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे और मुश्किल से 10 मिनट लेंगे और आज के सेशन पर आते हैं, है ना। तो देख लेते हैं अपन कि वन में क्या देखते हैं, वन्य जीवों में क्या देखते हैं, खनिज में क्या देखते हैं, ऊर्जा संसाधन में क्या देखते हैं। क्या देखते हैं? देखो वनों में इतना देखते हैं कि वनों के प्रकार कौन कौन से, वन संरक्षण की नीति कौन सी। सेकेंडली अपन वन्य जीवों में क्या देखते हैं, वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों के अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, टाइगर रिजर्व एरिया कौन कौन सा है और वेटलैंड एरिया कौन सा है। और इसके साथ कुछ एक और कुछ देखते हैं। देखो वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में देख लेते हैं और इसके बाद कुछ वेटलैंड इलाकों के बारे में देख लेते हैं। इसके साथ अपन टाइगर रिजर्व एरिया के बारे में भी देख लेते हैं और इसके साथ कुछ एक और टॉपिक देखते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और इस तरीके के कुछ हल्का हल्के अपन 4 टॉपिक्स को कवर करते हैं। वहां पे अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं और एक बाघ परियोजना के बारे में देख लेते हैं, वेटलैंड इलाके के बारे में देख लेते हैं और एक नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो नेशनल पार्क ही, उसके बाद वेटलैंड और उसके बाद बाघ परियोजना वगैरह, है ना। तो इस तरीके से कुछ 4 मुद्दे देखते हैं अपन वन्य जीवों से जुड़े हुए। सेकंड चैप्टर हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन से जुड़ा है। सेकंड चैप्टर खनिज और ऊर्जा संसाधन से जुड़ा है। क्या देखते हैं बेसिकली इसमें अपन? इसमें कुछ खनिजों के बारे में देखते हैं कि ये जो खनिज है स्पेसिफाई करके देखते हैं कि ये जो खनिज है राजस्थान में किन किन स्थानों में पाए जाते हैं, इतना देखते हैं। देन अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं? खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधनों को अपन कैटेगराइज करते हैं। ऊर्जा के संसाधन को अपन गैर परंपरागत और परंपरागत, इन दोनों को कैटेगराइज करने के बाद इनके अंतर्गत जो भी संसाधन आते हैं वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं या फिर कोई अदर जानकारी इन सारे मुद्दों के बारे में लेते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। तो इस तरीके से अपन इन दोनों चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया, थोड़ा सा मैंने आपको आपका माइंड बना दिया कि हाँ हमने इन 2 चैप्टर में क्या देखा। अब थोड़ा सा डिटेल से बताऊं, इन चैप्टर को थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो क्या देखा बेसिकली। देखो इन चैप्टर को थोड़ा सा डेप्थ से देखने की जरूरत है, क्योंकि हमने जस्ट कल ही पढ़ा है। तो आज थोड़ा सा रिविजन लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करेंगे और बाकी जो हमने कक्षा 8 की बुक के चैप्टर पढ़े, कक्षा 9 की बुक के चैप्टर पढ़े, कक्षा 10 की बुक के चैप्टर पढ़े, उनका सिर्फ मैं नाम मात्र लूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपन उनका जिक्र भी करेंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं अपन? देखो कक्षा 7 की बुक में जो 2 चैप्टर देखे, वनों के प्रकार में संरक्षित वन आते हैं, आरक्षित वन आते हैं, अवर्गीकृत वन आ जाते हैं। देन सेकंड जो प्रकार होते हैं वनों के सेकंड प्रकार में कुछ मोटा मोटी 3 प्रकार देखते हैं अपन। एक तो हो जाते हैं पतझड़ वाले, एक कटीले वन, सबसे पहले कटीले, देन पतझड़ और देन सदाबहार। इस तरीके से अपन वनों की कैटेगरी देखते हैं। लास्ट में वन संरक्षण नीतियां देखते हैं। एक भारत के सेंस में देखते हैं और एक राजस्थान के सेंस में देखते हैं। भारत में 1952 के अराउंड आती है और राजस्थान में कुछ 2010 के अराउंड आती है। इस तरीके से हल्का सा जिक्र करते हैं। इसके साथ कुछ लगते हो और फैक्ट भी है, लेकिन उनको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी अपन मोटा मोटी देखते हैं। सेकंड क्या देखते हैं अपन? सेकंड देखते हैं वन्य जीवों के बारे में। मतलब कि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो इससे पहले मैं 1 मिनट आपसे थोड़ी सी बात करूँ। इससे पहले के जो सेशन है ना, शायद मैं अपनी इतनी ईमानदारी में नहीं दे पाई और मेरे को ऐसा फील हो रहा है और इस वजह से मैं कोशिश करूंगी अब से मैं आपके साथ पूरा लॉयल रहूं। यानी कभी कभार एका दुका अगर इन्फॉर्मेशन इधर उधर ऊपर नीचे हो भी जाती है तो मैं आपको बाद में उसको कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो फेथफुली मैं कह रही हूँ। और देखो एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी के भी साथ रिश्ते में रहो, ये भी हमारा और आपका एक रिश्ता ही, अगर आप पूरी लॉयल्टी से नहीं निभाते ना तो आपका जो हार्ट है ना वो अनप्योर होने लगता है और फिर उसके साथ आप ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाते, है ना। तो अब बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे और अपन लेसन पे आते वापस, है ना। तो देखो क्या देखते हैं अपन इसमें, हल्की सी जानकारी अपन किस बारे में देख लेते हैं। कहाँ थे अपन? देखो मैंने अभ्यारण्य के बारे में बता दिया था आपको, अभ्यारण्य पे चल रहे थे, वन्य जीव के बारे में चल रहे थे, है ना। तो क्या देख रहे थे अपन कि वन्य जीवों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आता है, जैसे कि अभ्यारण्य वगैरह हो जाते हैं और अभ्यारण्य के साथ अपन कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। राजस्थान में कहाँ कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं इतना देखते हैं उसमें। नेशनल पार्क देख लेते हैं और बाघ परियोजना देख लेते हैं, वेटलैंड इलाके देख लेते हैं। इस तरीके से अपन हल्का की जानकारी देते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं और इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो लेते हैं। ये तो आप सेशन देखोगे तभी पता चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन? अगला चैप्टर किससे जुड़ा हुआ? ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और अब अगला चैप्टर किससे जुड़ा? अगला चैप्टर हमारे
खनिज और ऊर्जा संसाधनों से अलग अलग खनिज देखते हैं जो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देन ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखते हैं कौन कौन से खनिजों का जिक्र करते हैं। तांबा का करते हैं, मतलब तांबे का, चांदी का, और जिप्सम है, अब्रक है, वॉल्स्ट्रोनाइट हो जाता है, और सीसा जस्ता वगैरह हो जाता है, और लोहा वगैरह हो जाता है। इस तरीके से कुछ खनिजों का जिक्र करते हैं। संगमरमर हो जाता है, चूना पत्थर हो जाता है, ग्रेनाइट हो जाता है। इस तरीके से कुछ खनिजों का जिक्र करते हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और इतना भी देखते हैं अपन, थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो ये भी देखते हैं कि इन खनिजों के बेसिकली उपयोग क्या है। इस तरीके से देखते हैं राजस्थान किसमें एकाधिकार रखता है, कौन कौन से खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। ये पूरी सारणी है। ये इन खनिजों की सारणी पढ़ने के बाद लास्ट में अपन कुछ इक्का दुक्का पॉइंट देख लेते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं ऊर्जा संसाधनों के बारे में। क्या डिस्कस करते हैं? ऊर्जा संसाधनों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयले के बारे में देखते हैं, खनिज तेल के बारे में देखते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं, जल विद्युत के बारे में देखते हैं, और उसके साथ साथ अपन नेक्स्ट चीज के बारे में देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन चारों ही ऊर्जा के बारे में देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों को हो गया तो इतना देखते हैं कि ये राजस्थान में कहाँ कहाँ है, बस इतना देखते हैं। तो ये थे हमारे कल के 2 चैप्टर। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के 2 चैप्टर। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, जब समय है तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसे भी देखना ही है अपने को कि हमने कक्षा 8 में किन चैप्टर के बारे में पढ़ा, कक्षा 9 में किन चैप्टर के बारे में पढ़ा, कक्षा 10 में किन चैप्टर के बारे में पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ लेसन के नाम लूंगी, इत्मीनान रखो, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी। देखो, एक परेशान व्यक्ति दूसरे को परेशान ही करता है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा अपन लेंथी नहीं खींचेंगे सेशन को, रिविजन के सेशन को। तो फटाफट से अपन बता देते हैं कि कक्षा 8 में कौन कौन से चैप्टर देखे हैं। देखो, कक्षा 8 में अपन चैप्टर देखते हैं सबसे पहले 18 शताब्दी की क्रांति, इसके साथ लगता हो, चूंकि 2 चैप्टर साथ में पढ़े, इसके साथ लगता हुआ चैप्टर देखते हैं 18 शताब्दी का राजस्थान। दूसरा जनसंख्या के बारे में, इसके साथ लगता हो एकीकरण। तीसरा देखते हैं अपन प्रशासनिक सुधार। तीसरा चैप्टर देखो उद्योगों के बारे में, इसके साथ लगता हुआ परिवहन और पर्यटन के बारे में। लगता हुआ क्यों नहीं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखते, जो मेन बता रही है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी उसमें ज्यादा है नहीं तो पढ़ने का कुछ बस्ता नहीं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट अपन 4th चैप्टर देखते हैं प्रशासन विकास योजनाएं, मेनली विकास योजनाएं देखते हैं। इसके साथ कुछ और प्रशासनिक सुधार, सेकंड जिससे लगता हुआ चैप्टर वो है प्रशासनिक सुधार करके, यानी सरकार ने और भी बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करे विकास योजनाओं के इतर, उनके बारे में देखते हैं। लास्ट अपन चैप्टर देखते हैं ग्रामीण प्रशासन के बारे में, इससे लगता हुआ एक और चैप्टर देखते हैं कला और संस्कृति के बारे में। ग्रामीण प्रशासन को अच्छे से देखते हैं, कला और संस्कृति की हल्की हल्की जानकारी होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था हमारे कक्षा 8 का बुक का थोड़ा सा ओवरऑल व्यू। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ कक्षा 9 की बुक को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नाम लेंगे, कौन कौन से चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट में अपन देखते हैं 18 शताब्दी की क्रांति। देखो, बहुत ज्यादा उलझाओ नहीं, 18 शताब्दी की क्रांति और इससे लगता हुआ देख लेते हैं क्रांतिकारी, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ प्रजामंडल और एकीकरण, और लास्ट वाला चैप्टर एक सिंगल चैप्टर होता है शौर्य परंपरा, जिसमें सिर्फ इतना बताते हैं कि इसको महावीर, किसको परमवीर, किसको अशोक चक्र मिला है, पुलवामा हमले के बारे में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देन तीनों चैप्टर है ना। तो इस तरीके से अपन कक्षा 9 की बुक में पढ़ते हैं। कक्षा 10 की बुक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा फैक्चुअल जानकारी थी, उसमें अपन क्या देखते हैं, क्योंकि हमने इंपोर्टेंस के हिसाब से पढ़ा, सबसे पहले 10th 9th और देन अपन छोटे बच्चों की बुक पढ़ाए। तो कक्षा 10 की बुक में अपन क्या देखते हैं, तो कक्षा 10 की बुक में अपन कुछ हल्की हल्की सी जानकारी लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ, राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ। देन सेकंड चैप्टर हमारे लोक देवताओं से जुड़ा। थर्ड चैप्टर हमारे वस्त्र आभूषण से। फोर्थ चैप्टर हमारे मेले त्योहार से। वस्त्र आभूषण पहले आगे, मेले त्योहार बाद में आते। देन चित्रकला और लोककला से। ये हमारे 5 चैप्टर थे। ठीक है, उसके बाद बाकी बचे हुए यानी छठे चैप्टर और बाकी बचे हुए कौन कौन से चैप्टर है जो अपन इसमें कवर करते हैं। बेसिकली इसमें 11 चैप्टर है, तो बाकी बचे हुए 5 चैप्टर कौन से। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ स्थापत्य परंपरा के बारे में, देन राजस्थान के संगीत के बारे में, और देन अपन देख लेते हैं कुछ एक नाट्यों के बारे में और नृत्यों के बारे में। देन नवा चैप्टर जो है देखो नाट्यों, ये 8वां चैप्टर हो गया अपना। हाँ, उसके बाद नवा चैप्टर आ जाता है अपने, और देखो छठा चैप्टर अपने स्थापत्य से जुड़ा, ठीक है। 7वां संगीत से है। 8वां अपने 8वां चैप्टर अपने नृत्य और नाट्य से जुड़ा। 9वां चैप्टर राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ, और लास्ट जो 10वां चैप्टर है फिर हाँ हो गया, ठीक है। लेकिन ये टिप्स पे क्यों नहीं हो रहा है। फिर लास्ट में जो 10वां चैप्टर देखते हैं वो हमारे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़ा, और लास्ट 11वां चैप्टर देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कुछ चैप्टर देखते हैं, 5 चैप्टर और लास्ट में बचा हुआ 1 चैप्टर। इस तरीके से अपन मोटा मोटी चैप्टर के बारे में देखते हैं। और यहाँ वाले जो इस मतलब कि ये जो चैप्टर है 6 से लगा के 10 वाले, ये कुछ नाट्य वगैरह, संगीत वगैरह, राजस्थान की साहित्य वगैरह, और कुछ अपने इसके साथ स्थापत्य कला वगैरह, इस तरीके के चैप्टर। शुरुआती चैप्टर इतिहास के, लोक देवताओं के, मेले त्योहारों के, और आभूषणों के, और कुछ अपने चित्रकला है, और इस तरीके चित्रकला, और इसके साथ अपने लोक कला है, इस तरीके के चैप्टर। तो थोड़ा इनमें सिमिलरिटी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये था हमारा अब तक का रिविजन।
तो अब बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली आज जो पढ़ने वाले उस पर आते हैं। तो आज बेसिकली क्या देखने वाले हैं, कक्षा 7 की बुक में 3 चैप्टर देखेंगे। देखो पढ़ने को तो अपन 3 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इनमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल माइनस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हाँ तीनों चैप्टर को देखने वाले। तो क्या क्या देखेंगे, देखो एक चैप्टर हमारा है 3 चैप्टर है, सारे चैप्टर कृषि से जुड़े हैं। फर्स्ट चैप्टर अपने कृषि और सिंचाई के साधन कौन कौन से उससे जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट अपने कृषि विपणन के कुछ कृषि विपणन से जुड़ता चैप्टर है, अलगता चैप्टर है। देन लास्ट वाला चैप्टर कृषि के उद्योगों से जुड़ा हुआ। तो ये इस तरीके से कुछ 3 चैप्टर है। इन चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी चैप्टर के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन है। जो विपणन वाला चैप्टर है ना, इसमें तो अपन खाली फैक्ट देखेंगे, कुछ 3 फैक्ट है मात्र, पूरे लेसन में 3 फैक्ट है, वो कवर कर लेंगे। और जो लास्ट उद्योग वाला चैप्टर है, कृषि उद्योग वाला, चूंकि अपन कृषि उद्योग पहले पढ़ चुके हैं, उद्योग का जो चैप्टर था कक्षा 8 में अपन पढ़ चुके हैं, सारे उद्योग होके वही आने वाले। लेकिन हाँ थोड़ा सा अपन यहाँ पे अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन कुछ 3 चैप्टर को देखने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन से चैप्टर देखने वाले आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में अपन देखने वाले हैं कुछ 3 चैप्टर, कक्षा 7 की बुक के 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं अपन कृषि और सिंचाई साधन, कृषि व सिंचाई के साधन। इसके बाद कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं, इसके बाद अपन कृषि विपणन केंद्र, कृषि विपणन। इसके बाद कौन सा देखने वाले, कृषि उद्योग, कृषि उद्योग। तो शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट से, ठीक है। कृषि और सिंचाई, कृषि विपणन, कृषि और उद्योग, कृषि सिंचाई, कृषि उद्योग, विपणन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर से, कृषि व सिंचाई साधन। इसमें क्या देखते हैं बेसिकली अपन थोड़ा सा कृषि के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंचाई साधनों के बारे में देख लेते हैं। कृषि के बारे में पढ़ेंगे और सिंचाई साधनों के बारे में पढ़ेंगे, और जैसा कि पता चल रहा है साफ साफ सिंचाई साधनों के बारे में पढ़ेंगे ना। देखो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, आवाजें बहुत आ रही, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं वापिस से ये सारा कुछ बोलूंगा, ये सारा डबल यही बातें करूँ तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फिर तो चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो कृषि और सिंचाई साधन, तो कृषि में क्या देखते हैं अपन, बस इतनी जानकारी देखते हैं, कुछ फसलों के बारे में देखते हैं, और ये जो फसलें हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है इस बारे में अपन जानकारी लेते हैं ना। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें देखते हैं अपन, जैसे गेहूं के बारे में देखते हैं, ज्वार के बारे में देखते हैं, बाजरा मक्का के बारे में देखते हैं, और बाजरा के बारे में देखते हैं, चना के बारे में देखते हैं, और इसके साथ अपन लास्ट में सरसों के बारे में देखते हैं। तो ये राजस्थान में जो सारी फसलें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है इतना देखते हैं बस। और इसके अलावा राजस्थान में कुछ फसलें और उत्पादित होती है उसके बारे में देख लेंगे, और मौका मिला तो अपन ये भी देख लेंगे कि रबी खरीफ जाए की फसलें कौन सी होती है, किस तरीके से देख लेंगे, है ना। और फिर सिंचाई साधन बस इतना देखते हैं कि राजस्थान में सिंचाई साधन कौन कौन से, कितने परसेंट, और कहाँ कहाँ उनसे सिंचाई, दैट्स इट। इस बस इतनी सी जानकारी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्या देखते हैं अपन बेसिकली, तो इसमें अपन शुरू करते हैं 1 बाय 1, यानी एक एक टॉपिक से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अपन कृषि से और उसका सिंचाई साधन से। तो क्या देखते हैं अपन कृषि में, तो हल्की सी जानकारी आ जाएगी कृषि वाले टॉपिक में, कृषि वाले पार्ट में। कृषि में जानकारी आएगी, देखो क्या जानकारी आने वाली, गेहूं है, वो ये मैंने आपको फसल बताई थी कौन कौन सी है, गेहूं है, ज्वार है, और ज्वार है, मक्का है, चना, कुछ अपने मक्का के बाद बाजरा है, चना है, और सरसों, बाजरा, चना और सरसों, ये कुछ फसलें आएंगी। इसके अलावा कुछ राजस्थान में और इसके अलावा राजस्थान में कुछ और फसलें भी पाई जाती है, और मतलब इनके अलावा राजस्थान उन फसलों में भी अग्रणी है, जैसे कि अपने चावल वगैरह हो जाता है, राई वगैरह, इसबगोल वगैरह, और कुछ अपने इसके साथ एक कपास वगैरह, गन्ना वगैरह, इस तरह की अलसी वगैरह, है ना। ये 4 फसलें होती है बेसिकली ये 4 फसलें होती है, ठीक है, खाद्यान्न फसलें, व्यवसायिक फसलें। तो देखो गेहूं कहाँ पाया जाता है, गेहूं अपने जो घग्गर का इलाका है वहां भी पाया जाता है, हाड़की में भी पाया जाता है, इसके साथ कुछ अपने कुछ भरतपुर जिले में भी पाया जाता है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ देखो तो मेवात में भी पाया जाता है। तो 1, 2, 3 यानी 3 इलाकों में पाया जाता है गेहूं। तो यहाँ अपने घग्गर का इलाका में गंगानगर, दोनों ही इलाके आते हैं, है ना। तो गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ आ जाता है, देन अपन हाड़ौती देखे तो कोटा बोल दिया जाएगा, लास्ट में थोड़ा सा मेवात में भरतपुर, ये जिला जाएगा। देखो आपको लोकेशन से पता होना जरूरी है, वरना तो आपको चीजें ट्रिक से भी याद लग जाएगी, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उसका आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। आपको
ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में किस जगह पाया जाता है। ट्रिक्स हमें ये तो बताया कि कोटा बूंदी, लेकिन हम उसको है ना माइंड में ये एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि कोटा बूंदी। अगर आप थोड़ा सा नक्शे पे जाओगे ना, चीजों को एनालाइज कर पाओगे। तो ये घग्गर का मैदान है, ये हांसी का इलाका, ये मेवात का इलाका है, यानी यहाँ पर बेसिकली गेहूं उगते हैं ना, गेहूं पाए जाते हैं। देन जौ और ज्वार कहाँ पाए जाते हैं? देखो जौ और ज्वार राजस्थान में इस वाली रेंज में पाए जाते हैं, इस वाली रेंज में। यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ तक फिनिश होते हैं, थोड़ा थोड़ा मेवाड़ में भी चले जाते हैं, यानी अपने जो यहाँ पर मारवाड़ है ना उससे, यहाँ से शुरू होते हैं, जो यहाँ तक, यहाँ से शुरू होते कहने का मतलब घग्गर भी आ जाता है। हाँ, कुछ अपने शेखावटी है, उसके बाद अपने ढूंढाड़ का इलाका, मेवात का इलाका, हाड़ौती का इलाका, मेवाड़ का इलाका और मारवाड़ का इलाका। एक एक जिले हैं सब में, लेकिन हाँ यहाँ से शुरू होते हैं। इसका मतलब क्या पता चलता है? यहाँ पर ऐसी जलवायु है, यहाँ पर यहाँ यहाँ और यहाँ ऐसी जलवायु है जो जोर ज्वार उगा सकती है। मतलब यहाँ की जलवायु में समानता है, बहुत सारी चीजें निकल करके आती है अगर अपन मैप पे जाते हैं तो। अगर चीजों को एक सही अप्रोच रख के याद करते, याद तो कर लेते अपन, लेकिन एक अप्रोच सही होनी चाहिए, चीजों से आउटपुट ज्यादा निकलता है। ऐसा क्या काम का जो आपको केपेबल ही नहीं बना पा रहा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ा पा रहा, ऐसा करना किस काम का? आपने सोचने समझने विचार करने की क्षमता बढ़ा पाए, वही तो लर्निंग बेहतर होगी ना, है ना। बहुत ज्यादा नहीं भटकेंगे अपन और इस बारे में फटाफट से देख लेते हैं। देखो जो ज्वार कहाँ पा जाता है, तो यहाँ अपने कुछ कुछ जिले आ जाते हैं। अगर उनको थोड़ा सा अपन अब ट्रिकी तरीके से देख लेते हैं, हम देख ले इस इलाके में पा जाता है, अब थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, ट्रिक कर लेते हैं, ताकि कोई ट्रिक याद रख लेंगे ताकि चीजें लंबे समय तक याद है। देखो जो कहाँ पाया जाता है, जो पाया जाता है अपने कुछ जन सब्जी, तो जन करके जन और जी इस तरीके से होता है। जैसे कि गंगानगर आ जाएगा, और यहाँ आपने देखो वो कोरिलेट कर लो, गंगानगर आ जाएगा और नागौर आ जाएगा और यहाँ पे सीकर आ जाएगा, फिर अपने अलवर भी आ जाएगा और फिर अपने यहाँ पे अजमेर भी आ जाएगा, और जी से अपने गंगानगर बता दिए, जे से अपने जयपुर वगैरह आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सारे जिले आ जाएंगे। अब J2 है, क्या है ध्यान रखना, J2 तो जयपुर भी आ जाएगा और जोधपुर भी आ जाएगा, और बस और तो कोई 2 नहीं है ना, बस J2 है। तो यहाँ अपने गंगानगर हो गया, यहाँ अपने सीकर हो गया, और यहाँ अपने अलवर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ अपने जयपुर वगैरह हो जाएगा। हाड़ौती से आपके, हाड़ौती से कोई नहीं, कुल मतलब एक भी जिला नहीं आता, हाड़ौती स्वीप कर लो बस। इसके बाद अपने मेवाड़ से क्या आ जाएगा, और मेवाड़ से क्या आ रहा है अपने, इसमें मेवाड़ का कोई इलाका है, मेवाड़ का अपने मेवाड़ से मतलब कि अपने जान है ना, और न से नागौर है, सिरोही है, अजमेर है, गंगानगर है, अलवर और अजमेर दोनों आ जाएंगे, A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा अजमेर। तो ठीक है, अपने मेवाड़ से कुछ नहीं आना है ना। उसके बाद थोड़ा सा अपन ऊपर चला तो मारवाड़, मारवाड़ में तो चलो जोधपुर है और अजमेर भी मारवाड़ से कोरिलेट कर। ध्यान रखिए मेवाड़ से कोई डिस्ट्रिक्ट गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मेवाड़ से कुछ आता है, जन सब्जी। हाँ देखो मैं कह रही हूँ, देखो मैंने ट्रिक क्या बताई, सब्जी, ठीक है। तो बी से अपने पासवर्ड आ जाता है यहाँ से नीचे से, मतलब मेवाड़ के इलाके से, हम दक्षिण राजस्थान से। मेवाड़ क्या कहें, वागड़ हो तो अपने दक्षिणी राजस्थान मतलब वागड़ वाले इलाके से, है ना। तो इस तरीके से, तो जान सब्जी सब्जी, ठीक है। उसके बाद देखो ज्वार कहाँ का पाया जाता है, तो ज्वार पाया जाता है आप बिजी, आप तो हमेशा बिजी रहते हो, आप बीजी को बीजे करना है, ये भी इसी इलाके में। ये जो है ना, ये तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, है ना, इस तरीके से। लेकिन जो ज्वार बच जाता है ना, ये यहीं से शुरू होता है और लगभग यहाँ की फिनिश, मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ से नहीं हुई, यहाँ से लगाकर यहाँ इस रेंज में पाया जाएगा। तो देखो कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, और से कर लो इधर क्या आएगा, अब यहाँ आ जाएगा अपने अलवर, फिर अपने पीछे पाली वगैरह, और पाली मतलब यहाँ तक जब पहुंचेंगे ना, इधर तक पहुंचेंगे तब आ जाएगा। बी से अपने कुछ, अपने बी से भरतपुर, यही देखो तो भरतपुर जैसे अपने जयपुर हो गया, ठीक है। तो ज्वार कहाँ का, इसी रेंज में ना, तो अलवर है, यानी अपने जो मेवात का इलाका है उसमें से अलवर आ जाएगा, और मेवात के इलाके में से अलवर और भरतपुर दोनों आ जाएंगे, और फिर अपने जयपुर भी आ जाएगा इधर से, जयपुर भी आ जाएगा इधर से, जयपुर भी आ जाएगा इधर से। तो अपने अलवर, भरतपुर और जयपुर, ठीक है, और फिर अपने पाली वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखो ये इस रेंज में कहा ना मैंने आपको, इस रेंज में कहा, ठीक है, अलवर ठीक है, जयपुर ठीक है, और भरतपुर ठीक है, और पाली, अलवर भरतपुर जयपुर और पाली। तो फिर इस रेंज में देखो यहाँ आपने पाली है, ठीक है, यहाँ अलवर है, भरतपुर है, जयपुर, ये तो सारे उसी तरफ हो गए, ठीक है। हाड़ौती में नहीं आता है यहाँ पे। बी से अपने B2 होगा मे बी, तो अपने बांसवाड़ा भी आता होगा, क्योंकि यहाँ दक्षिण राजस्थान में भी है ना ज्वार, तो अपने B2 है मतलब बूंदी। तो यहाँ अपने देखो यहाँ अपने
कुछ अपने, तो ठीक है आप अभी ना ज्वार का मिस रखो, मैं आपको कल बताती क्लियर, ठीक है। मैं कल वाले सेशन में आपको ज्वार का एकदम क्लियर कर बताऊंगी कहाँ पाया जाता है। मक्का कहाँ पाया जाता है? मक्का दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। देखो मक्का दक्षिण राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वही अपने मेवाड़ के चारों जिले, मेवाड़ प्लस एक बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। मेवाड़ के चारों जिले कौन से? उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और चित्तौड़ है, ये चारों जिले, ये तो जानते हैं अपन, ये बीसीसी जिले हैं, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है और राजसमंद, ये सारे है ना। यूबीसीआर, मतलब ये तो अपन जानते हैं मेवाड़ में कौन से जिले आते हैं। बाजरा कहाँ पाया जाता है? बाजरा अपने, देखो बाजरा किस इलाके में पाया जाता है? बाजरा में राजस्थान में कुछ पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में, और बचा कुछ यहाँ जो सीकर का इलाका, शेखावटी का इलाका था वहां पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे अपन? सांझ, सांझ। देखो यहाँ J2 आ जाएगा, तो स से अपने कुछ सीकर हो जाएगा, यहाँ बताया मैंने आपको, और ए से अपने कुछ अलवर हो जाएगा और जयपुर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि इस इलाके में भी, इस इलाके में भी, मतलब कि इस तरीके से यहाँ, यहाँ और यहाँ कुछ इस तरीके से। तो स से अपने सीकर है और ए से अपने कुछ अलवर वगैरह हो जाएगा। ए से अपने यहाँ का अलवर है और एन से इधर का नागौर है और जे से इधर का जोधपुर है, तो इधर का जोधपुर और इधर का जयपुर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ध्यान देंगे क्योंकि आप जालोर ना कर दो इस वजह से, ठीक है। तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे स से तो सीकर अपन जानते हैं, ए से अपने अलवर है और ध्यान रखेंगे ए से क्या है? अलवर है, तो पता चलता रहे कि ए से क्या है, इस वजह से मैं लिख देती हूँ ए से अलवर, और एन से नागौर जानते हैं पर, और J2 से क्या है? एक तो जयपुर है उधर और इधर जोधपुर है, तो जयपुर, जयपुर जोधपुर ये है, जालोर वगैरह नहीं है, ठीक है। और बस जालोर नहीं है, जयपुर जोधपुर। उसके बाद अपने चना कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। देखो चना इस रेंज में पाया जाता है, इस रेंज में, बीच वाली रेंज में चना पाया जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है, कुछ यहाँ भी पाया जाता है, कुछ यहाँ भी पाया जाता है। यहाँ को अब देखो ट्रिकी तरीके से देख ले, तो चने की ट्रिक आ जाती है अब जब, अब जब, जब, अब जब, मतलब कि अब जपना शुरू कर दो। अब तुम अपनी पूजा पाठ शुरू कर दो, मेरी पढ़ाई हो गई, मतलब कि मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ तो मैं परेशानी होगा, तुम पढ़ो। अब तुम्हारा पूजा पाठ जो भी है अच्छे से रोल, जो भी तुम्हारा, जो भी तुम करते हो, जो साउंड क्रिएट होता है उससे परेशानी होती है, तो जो भी तुम करना चाह रहे हो कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके के साथ अपने अब जब, तो अ से अपने कौन कौन से जिले आ जाएंगे? यहाँ से अपने कुछ अजमेर आएगा, मैंने बताया ना, यहाँ से अजमेर है, और यहाँ से अपने ज से अपने अजमेर के साथ जोधपुर आ जाएगा इधर से, और फिर अपने इधर अलवर वगैरह आ जाएगा, और अलवर के साथ अपने जयपुर आ जाएगा, J2 अलवर के साथ अपने जयपुर आ जाएगा, और पी से अपने पाली वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इस रेंज में पानी, इस रेंज में बताना ना कॉपी, इस रेंज में, और B2 है इस रेंज में, राजस्थान की इस रेंज में। तो इस रेंज में यहाँ से शुरू होगा कुछ जिला यहाँ पे भी आएगा, और इस तरीके से। तो ए से अपने अजमेर, क्योंकि बीच में पड़ता है, तो ए से अपने अजमेर, अलवर नहीं, क्या ध्यान रखेंगे? अजमेर, अजमेर। उसके बाद बी से क्या है? देखो बी से अपने यहाँ बताया ना, तो यहाँ अपने बीकानेर, क्योंकि यहाँ तो है नहीं, तो बूंदी तो हो नहीं सकता, तो बीकानेर बी से। उसके बाद B2 है, तो बी अपन यहाँ भी बता रहे, तो भरतपुर भी है, भरतपुर भी है, ठीक है। उसके बाद अपने J2 है, तो यहाँ और यहाँ क्या हो सकता है? जोधपुर और जयपुर ही हो सकता है यहाँ तो अपने J2 से जयपुर और जोधपुर, ये दोनों इलाके हैं। उसके बाद पी से अपने पाली है, और पी से अपने पाली है, तो ये जिले होते हैं सरसों कहाँ पर? चना। देखो सरसों की ट्रिक होती है, सरसों की ट्रिक होती है अपने बीजी, जैसे बीजी ATM, जैसे बीजी ATM। सरसों वैसे कहाँ पाया जाता है राजस्थान में? देखो सरसों ढूंढाड़ के एरिया में भी है, घग्गर के जो गंगानगर हनुमानगढ़ उस एरिया में भी है। ढूंढाड़ के एरिया मतलब अपने जयपुर है, सवाईमाधोपुर हो गया, और अपने कुछ बस जयपुर सवाईमाधोपुर, और इसके साथ अपने मेवात वाला इलाका जैसे कि अपने अलवर है, भरतपुर है, यहाँ पे भी पाया जाता है, मतलब अपने पूर्वी राजस्थान में है मतलब ये सरसों। उसके बाद अपने उत्तरी राजस्थान में भी, घग्गर के मैदान में भी सरसों, उधर मारवाड़ में भी जोधपुर है, पाली है, यहाँ पे भी पाया जाता है सरसों। इधर हाड़ौती में भी है, बारा में भी जोधपुर है, और जोधपुर और पाली और बारा, हाँ यहाँ पे भी है। टोंक वगैरह में मतलब ढूंढाड़ हुई इलाके, मतलब अलग अलग जगह बिखरा हुआ है ना सरसों, यहाँ कुछ यहाँ हाड़ौती, मतलब अलग अलग कोनों में। तो जैसे अपने क्या आ जाएगा? जैसे देखो अपने जैसे जोधपुर भी आ जाएगा, जैसे अपने जयपुर भी आ जाएगा, तो जैसे अपने जोधपुर और जयपुर ये दोनों ही है। उसके बाद स से अपने सिरोही ही है या सीकर है? सीकर तो नहीं है, सिरोही है में भी, ठीक है। सिरोही है इसके लिए, क्योंकि ये अपने यहीं पाए जाते हैं, सिरोही भी आसपास ही पड़ता है यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे सिरोही वगैरह आ जाता है, मारवाड़ में है ना, इस वजह से। और फिर अपने बी से क्या आ जाता है? बी से अपने देखो उधर भरतपुर हो जाता है, तो भरतपुर भी आता है। ब से बूंदी भी आता है यहाँ पे, तो बी से बूंदी का इलाका, हाड़ौती का इलाका भी आता है, ठीक है, बूंदी भी आता है। और देन अपने ATM से क्या आ जाता है? देखो ए से अपने अलवर है, और टी से अपने टोंक है, और M से अपने माधोपुर, मतलब वही एस से अपने
ऐसे कुछ नहीं बताया ना, ऐसे सवाई माधोपुर, सिरोही नहीं क्या है, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर आ जाता है। और म से अपने क्या आ जाएगा, म से कौन सा जिला होता है अपना, देखो टी से अपने टो आ जाएगा, एटीएम, ये तो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखते हैं अपन। और टू होते हैं यहाँ पे, टू कहाँ है यहाँ पे, बी से B2 हो गया, भरतपुर भी हो गया, बूंदी भी हो गया, B2 हो गया अपने। उसके बाद A2 हो गया, A2 भी होता है, अजमेर है और अलवर दोनों आते हैं। तो उन्होंने एक तो लिख दिया, कौन सा, अभी नहीं लिखा ना, एक का कुछ भी नहीं लिखा आपने, हमने कुछ नहीं लिखा ना, ये का जे का लिख दिया हमने, जोधपुर जयपुर, एस का लिख दिया सवाईमाधोपुर, बी का आपने भरतपुर बूंदी लिख दिया, टी का आपने टोंक लिख दिया, ए का नहीं लिखा, अजमेर और अलवर, अजमेर और अलवर ये दोनों ही जिले आते हैं। तो इस तरीके से अपन सरसों में देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया राजस्थान में ये जो फसलें हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, बस इतना ही देखना था हमको मेनली। तो अब क्या बच जाता है अपने, देखो अब बच जाता है कि राजस्थान में इसके अलावा कौन सी फसलें पाई जाती है। देखो इसके अलावा कपास है, गन्ना है, कपास गन्ना, चावल में राई डालोगे, चावल राई और इसबगोल, और इसके साथ बस इतना ही, और अलसी वगैरह। तो कपास गन्ना चावल राई अलसी और इसबगोल, अलसी और इसबगोल, ये हल्की हल्की सी जानकारी होती है, ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो कुछ अदर फैक्ट, और एक और फैक्ट आ जाता है कि इसमें है ना, देखो मेनली फैक्टर अपने को रबी खरीफ की फसलें देखनी है। एक और फैक्ट आ जाता है गंगानगर में, गंगानगर सूरतगढ़ में सबसे बड़ा कृषि फार्म है, सूरतगढ़ गंगानगर सबसे बड़ा कृषि फार्म सबसे बड़ा है ना, तो सर्वाधिक सबसे बड़ा यहाँ, चलो हाँ सबसे बड़ा कृषि, ये हल्की सी इंफॉर्मेशन होती है इस बारे में, है ना। तो ये बेसिक जानकारी थी। इसके अलावा एक पॉइंट हो गया, 2 3, और एक और पॉइंट बच जाता है रबी खरीफ की फसलें कौन सी। तो मेनली तो अपने यही था कि कौन कौन सी फसलें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, और रबी खरीफ की फसलें कौन सी है राजस्थान में, है ना, कौन कौन सी फसलें कहाँ पाई जाती है ये देख लिया। और इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलें भी जिनके उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, वो ये फसलें हैं। तो ठीक है, तो कुछ अन्य फसलें भी देख ली हमने, एक छोटा सा फैक्ट आया था उसको भी देख लिया। अब देख लेते हैं अपन थोड़ा सा राजस्थान में रबी खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी खरीफ और जायद की फसलें कौन कौन सी। तो ये था अपने कृषि के बारे में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं अपन, रबी खरीफ। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं अपन, रबी की फसलें कौन सी है, खरीफ है और जायद। देखो रबी की फसल कौन सी, गेहूं जो चना चुकंदर है ना, गेहूं जो चना सरसों, गेहूं जो चना और चुकंदर, गेहूं जो चना चुकंदर, हाँ ये गेहूं जो चना चुकंदर। एक और लग रहा है कि शायद एक और कोई है, चुकंदर, गेहूं जो चना चुकंदर, गेहूं है जो है चना है चुकंदर है, हाँ ठीक है। ये फसलें होती है कब बोई जाती है, ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और इनको काटते हैं ना सर्दियों में बोते हैं, इनको काटते हैं अपन गर्मी आते हैं मार्च अप्रैल में। तो अक्टूबर और नवंबर और मार्च और अप्रैल में इसको काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद खरीफ की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती है, देखो इसमें ना खरीफ की फसलें में जो सारे अनाज गेहूं को छोड़ के, जैसे कि जो है ज्वार है, और गेहूं जो चना, हाँ ठीक है, जो है ज्वार है, मक्का है, चावल वगैरह है, और बाजरा वगैरह है, जिनकी मतलब जो अनाज मेनली जो खाने में काम आते हैं, जैसे कि मक्का चावल बाजरा। उसके बाद जो ज्वार क्या, ज्वार है, और मक्का चावल बाजरा ज्वार। और इसके अलावा क्या आ जाता है इसमें, और अनाज कौन सा हो सकता है अपने, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, और चलो इसके अलावा कुछ व्यवसायिक फसलें जैसे कि कपास वगैरह हो जाता है, गन्ना वगैरह हो जाता है। और दालों में देखो, दालों में कौन कौन सी दालें पाई जाती है, तो देखो मूंग है, उड़द मोठ, और एक और दाल हो जाती है इसमें, मूंग है, उड़द है, मोठ है, अरहर है, वही उड़द अरहर कहते हैं यहाँ पे, अरहर ठीक है, मूंग है, उड़द है, मोठ है। और देन अपन कुछ व्यवसायिक फसलें कौन कौन सी होती है, और कुछ अपने मूंगफली है, कोई अपने मतलब दलहन फसल मूंगफली। और इसके साथ अपन कुछ व्यवसायिक फसलें देख लेते हैं। तो व्यवसायिक फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाती है, कपास आ जाता है, गन्ना वगैरह आ जाता है, और बस तो कपास है, गन्ना है, कपास गन्ना, ये कुछ फसलें होती है जो खरीफ की फसलें आती है ना। और मक्का चावल बाजरा ज्वार, और मक्का है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है,
और मूंग है, उड़द है, मोठ है, मूंगफली है, बाजरा है, गन्ना है। कुछ कुछ मिस लग रहा है मेरे को, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक आधा का नाम और आता है, ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन हाँ मेनली यही होंगे फिर तो। और देन इनको कब बोते हैं, कब काटते हैं, तो इनको देखो कब बोया जाता है, इनको सर्दियों में बोया जाता है। बेसिकली ना इनको अपन ना बोते हैं अपन कुछ जुलाई, देखो यहाँ अपन इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और काटा कब जाता है इनको, अक्टूबर नवंबर इनको बोते हैं। इनको बोते हैं अपन नवंबर दिसंबर में, और काटते हैं अपन देखो इनको कब बोया जाता है, इनको है ना बारिश में, ठीक है, जुलाई, और जुलाई में इनको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। इनसे पहले अक्टूबर नवंबर में तो काट ली जाती है, तो अक्टूबर नवंबर से पहले क्या आने वाला है फिर, तो जनवरी, इनको है ना ये सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल। ठीक है ठीक है ठीक है, ये रबी की फसल है ना सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, गर्मियों में काट ली जाती है। और ये सर्दी से भी पहले बोई जाती है, खरीफ से भी पहले। सर्दियों में इसको अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेते हैं, अक्टूबर और नवंबर में इसको काट लेते हैं। तो सर्दियों से पहले अपने क्या आने वाली, बारिश आने वाली, तो बारिश अपने जुलाई, फिर जुलाई में होते हैं इनको, ऐसा क्यों नहीं लग रहा, क्यों लग रहा है तो जुलाई में तो नहीं आते, कब होते हैं इनको, सितंबर अक्टूबर। देखो यहाँ आ जाता है ना कुछ, बोते कभी इनको जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल में। देखो अभी थोड़ा स्किप रखो, है ना, आपको थोड़ा सा मैं जानती हूँ थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन हाँ गलत बताने से बेहतर है कि मैं ना बताऊँ। तो देखो कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो गया कि फिर गलत नहीं बताना चाहिए, ठीक है। उसको जायद तो कब बोलते हैं अपन, कुछ जून में बोलते हैं, अप्रैल में इसको काट लेते हैं। जायद में क्या जाता है, सारी सब्जियां वगैरह और जो फल वगैरह होते हैं सब, है ना। आपको पता हो तो आप कमेंट में फटाफट से बताओ, है ना। तो ये इस तरीके से रबी खरीफ और जायद की फसलों को देख लेते हैं। देखो अब ये तो मेनली तो अपना मिस ही रहा, लेकिन हाँ चलो ठीक है जो भी है। और थोड़ा सा मैं आपको है ना कल क्लियर करती हूँ, मुझे क्लियर होगा तो मैं आपको एकदम क्लियर कर बता पाऊंगी ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कब बोते हैं, तो ये तो ठीक है अपने सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों में काट लेते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। अब ये सर्दियों में काटी जाती है और क्या बारिश में भी बोई जाती है क्या, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो अपने रबी और खरीफ और जायद की फसलों के बारे में देख लेते हैं। जायद में कौन सी आती है, तो अपने मार्च में अगर कुछ जून वगैरह बोते हैं, अपन गर्मियों में बोते हैं, जून है, और अप्रैल में आते आते अपन काट लेते हैं, अप्रैल में आते आते काट लेते हैं। वही अपने फल और सब्जियां क्या आती है, फल प्लस सब्जियां, ये हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कृषि को हमने क्लियर कट पढ़ी, ठीक है। ये सारी कृषि के बारे में जानकारी थी जो हमने पढ़ी। अब देख लेते हैं कृषि में अदर जानकारी क्या है। अदर जानकारी सिंचाई, सिंचाई में क्या देखते हैं, देखो सिंचाई में जाता है अपने कौन कौन सी चीजें आ जाती है सिंचाई में, हल्की हल्की से जानकारी थोड़ा सा फास्ट में देख लेते हैं। क्या देखते हैं अपन सिंचाई में, यहाँ देख लेते हैं अपन नहरें। देखो नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई, नलकूप, नहरें, कुएं, तालाब और अन्य, इतना देखते हैं। नलकूपों से कितनी 40%, इससे 33%, और इससे 23%, और इससे कुछ 2% के आसपास, इससे कुछ 1% के आसपास। कितनी से जाएगी नलकूपों से, कहाँ होती है ABCD, ABCD, कहाँ अलवर भरतपुर धुरपुर करौली। ए से अजमेर भी आ जाएगा, बी से अपने भरतपुर के साथ अपने बी से अपने भिलवाड़ा वगैरह भी आ जाएगा, और सी से अपने करौली और सवाईमाधोपुर भी आ जाएगा। डी से अपने दूसरा नहीं, बी से कुछ नहीं आएगा। अलवर भरतपुर धुरपुर ABCD, अलवर भरतपुर धुरपुर करौली। इसके अलावा ABCD से अजमेर है, प्लस बी अपना कुछ नहीं है, सी से अपने सवाईमाधोपुर भी है, सवाई माधोपुर भी है, और डी से अपने दौसा भी है। तो यहाँ पे करी जाती है। उसके बाद अपने नहरों से सिंचाई, जो सारे सीमांत इलाके ना वहां तो नहरों से सिंचाई होती है। सीमांत इलाकों के अलावा नहरों से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है, तो देखो सिंचाई नहरों से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है सीमांत इलाकों के अलावा। सीमांत इलाकों के अलावा अपने जो हाड़ौती का एरिया है, जो अलग अलग एरिया, वागड़ का एरिया हो जाता है, नीचे अपने डुंगरू बांसवाड़ा का, और हाड़ौती का अपने कोटा बूंदी का, और फिर अपने इधर मारवाड़ का जो इलाका है जोधपुर वगैरह वाला, यहाँ पे भी होती है। तो अलग अलग स्थानों पे होती है। जैसे अपने फिर मेवाड़ में अपने उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये 2 इलाके होते हैं मेवाड़ में। तो यहाँ सीमांत इलाकों के अलावा नहरों से सिंचाई होती है। देखो अपना एक थोड़ा सा अपन ट्रिकी तरीके से देखे तो सीमांत इलाके सारे हैं, और नहरों में अपने कैट, देखो यहाँ जाता है कैट और पूज, और कुछ होता है अपने की कैट पूज, आप कैट को पूजो जो ABCD बोलती हो, तो ABCD और कैट और पूज, इस तरीके से ट्रिक होती है। तो ABCD से अलवर भरतपुर, ABCD से A साइलेंट है बस। तो ये
ध्यान रखोगे दक्षिण राजस्थान की जिले, तो दक्षिण राजस्थान के जिले को रिलेट करके देख लेना है। और बाकी मैंने कहा कि यहाँ ऊपर घग्गर के मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ भी, और अपने यहाँ हाड़ौती वगैरह भी, यहाँ पे अपने हाड़ौती वगैरह भी, थोड़ा सा अपने मारवाड़ के इलाके भी। तो इस तरीके से तो अपने कुछ जिलों के नाम ध्यान रह जाएगा इसे। ऐसे अपने क्या आ जाएगा देखो, ये तो सेकंड, बी से अपने भिलवाड़ा है, डी से अपने बांसवाड़ा है, और सी से अपने चित्तौड़ है, डी से अपने डूंगरपुर आ जाएगा, और केट है ना, तो सी से मतलब ए से अपने कोटा वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद ए से अपने देखो कौन सा इलाका बताया मैंने, उधर अलवर, तो अजमेर तो है नहीं, अलवर ही है। यहाँ पे अपने हाँ अजमेर भी आता है, अलवर नहीं है यहाँ पे, अलवर नहीं, ध्यान रखना क्या है ये अजमेर है, ये क्या है से अपने अजमेर, तो यहाँ पे अपने अजमेर ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पी से टोंक है, पी से अपने पाली वगैरह, उदयपुर वगैरह, और पूज, और जैसे अपने जैसे क्या आता है देखो, जैसे अपने एक जैसे चूंकि अपन जैसे बात कर रहे हैं अपन यहाँ तो एक तो जोधपुर आ जाएगा, और इधर बात कर रहे हैं क्या अपन जयपुर की, देखो जोधपुर आएगा, जोधपुर के अलावा क्या जयपुर भी आता है क्या, जयपुर अपने हाँ जयपुर भी आएगा, मे बी जयपुर भी आएगा, नहरों में जयपुर में होती है। जोधपुर तो क्लियर कट है, चलो जोधपुर ध्यान रखेंगे, जैसे अपने जोधपुर है, और ज्यादा कुछ नहीं, जोधपुर ठीक है, ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है। दिन अपने कुएं, देखो कुएं में तो कुछ बताया नहीं, तालाब में बताया नहीं, अन्य में बताया नहीं, तो ये हमारे कृषि के बारे में जानकारी हुई। ठीक, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, एबीसीडी से ध्यान रखेंगे इसमें अपन ध्यान रखेंगे कि जो एबीसीडी बोलती है ना, उस केट की तो पूजा होनी चाहिए, तो एबीसीडी केट पूछ, ठीक है, जो एबीसीडी बोल रही हूँ, बाकी इनमें कोई जानकारी गिवन है नहीं। तो ये हमने देख लिया चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कृषि और सिंचाई के बारे में। चैप्टर नंबर सेकंड में क्या आएगा, यानी कृषि विपणन में क्या आने वाला है, कृषि नेक्स्ट चैप्टर है अपना कृषि विपणन। देखो चैप्टर नंबर सेकंड शुरू हो गया, मतलब कि इस सेशन का चैप्टर नंबर सेकंड, इसमें फैक्ट आने वाले देखो, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1974, बस इतना बताओ। और कुछ दो मंडियां बताइए, जोधपुर में जीरा मंडी, जोधपुर में जीरा मंडी, जीरा, और कोटा के रामगंज में, कोटा में कौन सी मंडी पाई जाती है, धनिया मंडी पाई जाती है। ये हल्के हल्के फैक्ट है। और फिर अपन एक आधा और फैक्ट देख लेते हैं इसमें, ये एक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम करती है ना, वो किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो ये है ना उपभोक्ता और खाद्य आपूर्ति, एक खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला, खाद्य और नागरिक विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला, ये वाला विभाग है मामला विभाग। इस विभाग के द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है ना, और चीजों को फ्री में बांटना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, वो काम करती है इसके तहत, इसके अंडर काम करती है। तो कुछ हल्के हल्के से 3 फैक्ट थे जो इस लेसन में है, बाकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन पूरा फिनिश हो गया कृषि विपणन। अब देखने वाले अपन नेक्स्ट लेसन कृषि और उद्योग। क्या देखने वाले, कृषि व उद्योग। देखो कृषि उद्योग में क्या देखेंगे, ये देखेंगे कृषि के उद्योग कौन कौन से हैं। कृषि में 2 तरीके के उद्योग, बड़े उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग। ठीक है, और थोड़ी सी अपन कुछ इसके साथ आयात निर्यात के बारे में देखेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी चीजें आयात करी जाती है, कौन कौन सी निर्यात करी जाती है, और आयात निर्यात मतलब निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करने वाले। तो उद्योगों के बारे में देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आयात निर्यात टॉपिक पढ़ेंगे। तो उद्योग और थोड़ा सा अपन आयात में हल्की हल्की जानकारी, आयात निर्यात हेडिंग दे रखी है इसी तरीके से, तीस बता रही हूँ। उद्योग में क्या देखते हैं, 2 तरीके के उद्योग हो सकते हैं, बड़े उद्योग और लघु कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग और लघु कुटीर उद्योग। तो यहाँ पे कुछ बड़े उद्योग और लघु कुटीर उद्योग, लघु और कुटीर। इसमें क्या देखने वाला है, देखो बड़े उद्योग में अपन 2 तरीके 2-3 उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और मेनली तो सूती वस्त्र उद्योग ही देखना है। बाकी तो मेन सबसे बड़ा उद्योग यही है, और सबसे पहले भी स्थापित हुआ था, और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, सबसे पहले और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ जानकारी क्यों है, तो क्या देखने वाले यहाँ पे अपन, सूती वस्त्र। और इसके अलावा सेकंड नंबर का कौन सा, सूती वस्त्र के बाद चीनी वस्त्र उद्योग। तो चीनी में तो कुछ ज्यादा पता है, कुछ भी नहीं बताया, बस यूं ये गुड़ का इस्तेमाल वगैरह करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग में क्या देखते हैं, देखो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में क्या जानकारी देखते हैं, ये देखते हैं पहली मिल का है, बाकी अदर मिले का। तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली मिल का अजमेर बिहार में, और कुछ 1889 में दक्षिणा मिल के नाम से खोली गई थी। सारी जानकारी पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से ओरली बता रही हूँ। इसके अलावा मिले कहाँ पर, इसके अलावा मिले पाई जाती है कुछ, थोड़ा सा आपने देखा था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चुरू, और यहाँ पे 2 जिले और बता दी, हनुमानगढ़ और कोटा। तो एक्स्ट्रा जानकारी क्या बताइए, हनुमानगढ़ प्लस कोटा, एक्स्ट्रा जानकारी ये 2 कर दी। बाकी खाली मिलों की संख्या बढ़ाई थोड़ी इन्होंने। बाकी एक और लघु और कुटीर उद्योग में कौन सा उद्योग आते हैं,
जो राजस्थान सरकार करती है कृषि के क्षेत्र में तेल के उद्योग है और सरसों के उद्योग है, गुड़ के उद्योग है और बस जो हमने पहले नहीं देखे थे, पहले देखना थे हमने ना कौन कौन से, और दालों के उद्योग है। तो अपन उसमें क्या देखते हैं, देखो दालों के उद्योग आते हैं, उसके बाद तेल वगैरह के, गुड़ वगैरह के, उसका सरसों वगैरह के तेल के। तो दाल है और तेल है और फिर अपने दाल के बाद गुड़ है, उसके बाद सरसों है, उसके बाद अपने तेल, ये उद्योग राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ इनके बारे में तो कुछ नहीं है। सरसों देखो, अपन तेल उद्योग राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, हमने देखा था कहाँ पाए जाते अपने अजमेर में है, हमने पहले देखा था, मतलब बिखरे अजमेर में है, उसके बाद हाड़ौती के कोटा 12 बूंदी जा रहा है, बस 12 को आपको रिप्लेस करना था पाली से। और यहाँ अपन इन दोनों इलाकों में है और इसके साथ अपने एक और इलाका बताते हैं अपन, एक और इलाका, ये दोनों हो जाते हैं। इसके अलावा हाँ वो वाले अपने ढूंढाड़ वाले, मतलब यहाँ और यहाँ ढूंढाड़ इलाके कौन कौन से, अलवर भरतपुर, सहमतपुर और जयपुर, ये इलाके देखते हैं अपन बेसिकली। तो इस तरीके से कुछ बिखरे जगह तेल के उद्योग थे। यहाँ 2 जिले और बढ़ा दी, यहाँ गंगानगर और कोटा और बढ़ा दी। तेल के उद्योग में आपके गंगानगर मतलब कि जी के और बढ़ गया थोड़ा सा, वैसे बढ़ता ही जी के तो हमेशा। तो ये इस तरीके से सरसों उद्योग में, तेल के उद्योग में बस इतने से जानकारी थी। तो मैं वापस नहीं दोहराऊंगी वो सारी चीजें, बस इतना ही है कि कहाँ है तो 2 जिले और बढ़ा दी तो पता चल जाएगा। मैं और ये किशनगढ़ भी लीजिए कैसे अपने ध्यान रखना, K2 किशनगढ़ और कोटा। आयात निर्यात में देखो इसमें कोई जानकारी नहीं, आयात निर्यात में सिर्फ और सिर्फ इतना बताते हैं, सिर्फ इतना बता देते हैं कि आयात निर्यात में राजस्थान किन किन जिलों में फसलें वगैरह डिस्कस करते हैं इसमें, कि राजस्थान किन किन चीजों का आयात करता है, किन किन चीजों का निर्यात करता है, राजस्थान किन किन के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। और थोड़ा सा इसके अलावा अग्रणी माना जाता है, इसके साथ थोड़ा सा और फैक्ट आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान में उत्पादित होती है ना। बस ये पता होना चाहिए, उत्पादित होने वाली जो अदर चीजें ना, जैसे कि दूध वगैरह का कहते हैं और संतरा वगैरह, सब्जियां वगैरह, लहसुन वगैरह, ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। मेनली किस किस में अग्रणी वो देखते हैं और आयात निर्यात किसका करता है राजस्थान, ये देखते हैं। और आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करे, तो बेसिकली ये देख लेते हैं कि आयात निर्यात को किस किस का करता है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करे। और बाकी जो अपन कहना ना कि राजस्थान में किन किन चीजों में राजस्थान अग्रणी माना जाता है, बस वो तो अपन बेसिकली जो अपना टॉपिक है उसको बात कर लेते हैं। राजस्थान किन किन चीजों को आयात करता है पहले अपन देख लेते हैं। हाँ आयात देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें, चावल मंगवाता है राजस्थान, उसके बाद खनिज तेल मंगवाता है, दैट्स इट। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और कुछ अपने बाकी तो कोई बिजली के सामान वगैरह ये फसलों में नहीं है। तो इस तरीके से मेनली तो यही चीजें। और देन अपन क्या लिखा मैंने, चावल लिखा और उसके बाद खनिज तेल, बाकी बिजली उपकरण है, इस तरीके की चीजें। और बाकी अपने देखो निर्यात राजस्थान सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने की बात है कि राजस्थान किन किन चीजों का, संगमरमर पत्थर को बेचता है राजस्थान दूसरे अदर देशों को या फिर अदर राज्यों को। संगमरमर पत्थर बेचता है और कुछ कच्चा सूद बेचता है, खली बेचता है और मतलब कि हमारे घास है, खल है ना, तो अपन कहते हैं ना खसमन उखाड़ी, पंजाबी में कहा जाता है, तो वही कहते हैं बस घास खाओ जाके, ठीक है, अगर ये नहीं पता हो तो। और क्या बेचते हैं अपन, और थोड़ा सा अपन खाने पीने के मामले में आए तो सरसों बेचते हैं अपन, तेल है, उसके बाद कुछ अपने तिल है, और उसके बाद सरसों है, तिल है, और एक और अपन है ना कुछ सरसों, तिल, और एक और देखो एक कुछ आता है बाजरा, क्या आता है बाजरा, तो बाजरा वगैरह है। तो इन सबको अपन बेचते हैं। तो देखो खाने पीने में क्या है अपने, सरसों है, सरसों, तिल, बाजरा, ये सब निर्यात करा जाता है। बाकी अदर में क्या क्या चीजें, अदर में देखो खली है, सूत है, मतलब सूत कच्चा सूत हुई, और पत्थर है, संगमरमर पत्थर वगैरह हो जाता है। और कुछ है, खली है, सूत है, संगमरमर पत्थर है, बस ठीक है, सूत है, खली है, संगमरमर पत्थर है, बस यही चीजें बेची जाती है राजस्थान के द्वारा। बांस, इसके अलावा बांस का भी निर्यात करता है राजस्थान। तो ये बाकी निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अपन क्या करें, जीके क्या करें, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार है ना कुछ एक निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार लेके आती है। निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार में 35 निर्यातकों को प्रोत्साहित करा जाता है। और एक और निर्यात प्रोत्साहन नीति लेकर के आती है, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लेकर के आती है। इसके अलावा कुछ निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण, एक ऐसा कार्यक्रम है जो 2 दिनों तक चलता है। और यहाँ पे ना निर्यातकों को बताया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें निर्यात कैसे करनी। तो एक पुरस्कार है निर्यात पुरस्कार, राज्य निर्यात पुरस्कार, राज्य निर्यात पुरस्कार, कितने 35 निर्यातकों को, सर्वश्रेष्ठ 35 को। उसके बाद राज्य प्रोत्साहन नीति, मतलब निर्यात प्रोत्साहन, राज्य निर्यात प्रोत्साहन, लेकिन नाम उसका राज्य नहीं है, तो निर्यात
प्रोत्साहन नीति कब आई? 2019 में। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण, ये कार्यक्रम है, 2 दिनों तक चलता है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या करते हैं? तो ये अपने 2035 2019 2 दिन तक निर्यात पुरस्कार 35 मतलब 35 लोगों को दिया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण ऐसा कार्यक्रम है जो 2 दिनों तक चलता है और आपको ये सिखाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना कैसे है ना। इस तरीके से हल्की हल्की सी जानकारी है। तो ये हमने देख लिया कृषि और उद्योग के बारे में, ज्यादा जानकारी यही नहीं। चूंकि हमने ना सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा नहीं यहाँ पे, और तेल उद्योग में भी पढ़ा नहीं, क्या ये नहीं बताया कि पेंडिंग मिल कौन सी। मैंने आपको बताया जयपाल में कृष्णा द कृष्णा के नाम से 1889 में अजमेर बिहार में खुली थी। इसके अलावा कहाँ मिले हैं और प्लस उसमें ये रेट कर देना। इसमें भी यही है कि इनके जो उद्योग कहाँ है, प्लस उसमें ये रेट कर देना है ना। तो ये हमारा था आज का पूरा सेशन। अब फटाफट से अपन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा रिविजन ले लेते कि हमने कौन कौन सी चीजों को आज पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे तीनों चैप्टर तो अच्छे से हो गए है ना। अब अपन देख लेते हैं कि हमने अब थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। देखो कौन कौन से चैप्टर देखे हमने कुछ 3 चैप्टर पढ़े कक्षा 7 के। कक्षा 7 के 3 चैप्टर कौन कौन से? कृषि के बारे में पढ़ते हैं, सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं, देन विपणन नाम मात्र का चैप्टर आ जाता है, लास्ट नंबर कृषि और इसके उद्योगों के बारे में, कृषि और सिंचाई, कृषि और विपणन, और मतलब कृषि विपणन, और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट टाइम लगभग लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट तो क्या है, हल्की सी जानकारी कृषि और उद्योग के बारे में। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ 3 चैप्टर देखे, सिंचाई कृषि और उद्योगों में क्या देखा बेसिकली। तो खेती के बारे में अपन ये देखते हैं कि कुछ अलग अलग फसलें हैं जो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा मेन जो थोड़ी सी ज्यादा जानकारी रबी खरीफ और जायद की फसलों के बारे में लेते हैं, और कुछ एक आधा फैक्ट भी हो सकता है कि सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कुछ स्पेसिफाई करके ये 3 बिंदु देखते हैं, 3 के अलावा एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इस तरीके से जानकर देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं जो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। गेहूं है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा, चना है, सरसों है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक माइंड मैप बनाऊं कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। गेहूं अपने उत्तर में पाया जाता है, नीचे दक्षिण में हाड़ौती में भी पाया जाता है, और इसके साथ जो ज्वार आ जाता है, जो ज्वार उत्तर से लगाकर आप दक्षिण में आओगे इस रेंज में पाया जाता है, यानी पूर्व से होते हुए गुजरोगे, सीधा नहीं आओगे, पूर्व से होते हुए गुजरोगे। तो इस तरीके से ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज में आपके जो ज्वार पाया जाता है। मक्का तो अपने दक्षिण राजस्थान मक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध है दक्षिण राजस्थान का। हाँ, और इसके अलावा चलो ठीक है, अभी यहाँ यही बात कर लेते हैं अपन, और बाकी थोड़ा सा इनके साथ कुछ विशेषता भी है कि मक्का अपने हल्की हल्की जानकारी, टेंशन मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं छुड़वा रही हूँ, सारे फैक्ट अच्छे से बता रही हूँ, और बस कुछ बेसिक जानकारी कि मक्का जो रबी की फसल सर्दियों में हो जाती है, मक्का अपने शुष्क और अर्धशुष्क इलाके की फसल है, तो राजस्थान में बहुत अच्छे से होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे बताना चाहिए था आपको उस वक्त। और देखो चना उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, और बाजरा में भी बाजरा उत्पादन राजस्थान प्रथम है, और मक्का अपने मेवाड़ का एक प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। ये हल्की हल्की जानकारी थी है ना, तो इतनी से कुछ जानकारी बच जाती है। और हाँ, मैंने आपको कुछ बताया ना कि मैं आपको कल बताऊंगी, तो मुझे याद रखना है। ठीक है, मैं हर बार भूल जाती हूँ और नेक्स्ट सेशन में बता नहीं पाती हूँ आपको। तो बहुत सारी अदर बातें हो गई, मुद्दा था हमारा रीजन। हाँ, कहाँ थे अपन, मैं बता रही थी आपको कि कुछ ऐसी फसलें हैं जो इतना देखते हैं कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। मैं ये गेहूं बता चुकी थी, मैं जो ज्वार बता चुकी थी, मक्का बता रहे थे कि दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद मक्के के बाद अपन बाजरा और चना देखो बाजरा पाया जाता है पूर्व में, पश्चिम में, और बचा थोड़ा सा एक जिला शेखावटी का। देन चना देख लेते हैं, चना बीच वाली रेंज में पाया जाता है, यहाँ से शुरू होता है चना, यहाँ खत्म हो जाता है ना, इस तरीके से देख लेते हैं। सरसों बिखरा सा यहाँ है, ऊपर है गंगानगर हाड़ौती में, और गंगानगर हनुमानगढ़ में, हाड़ौती में भी पाया जाता है, इधर ढूंढाड़ के इलाके में भी पाया जाता है, थोड़ा मेवाड़ के इलाके में भी पाया जाता है। इस तरीके से देखते हैं। सरसों के बारे में देख लिया। इसके बाद कुछ बची कुछ फसलें जिनमें राजस्थान अग्रणी माना जाता है, चावल वगैरह कुछ फसलें हो जाती है। कौन कौन सी? चावल है, राई है, इसबगोल है, अलसी है, और कपास है, गन्ना है। इसमें राजस्थान अग्रणी है। और ये तो देखते हैं हमने फसलें, और थोड़ी सी जानकारी रबी खरीफ और जायद की फसलों के बारे में होते हैं। कौन सी फसलें रबी में आती है, कौन सी खरीफ में आती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या देखते हैं इसमें अपन हल्की सी जानकारी लेते हैं कि गेहूं जो चना सरसों, ये सारी फसलें, गेहूं जो चना सरसों चुकंदर, ये सारी फसलें किसकी होती है? रबी की होती है। कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये अपन सर्दियों में बोलते हैं। अक्टूबर नवंबर सर्दियों का समय होता है, अक्टूबर नवंबर में बोले थे, अपन काटते थे मार्च अप्रैल में, गर्मियों में काटते थे। देन अपने आ जाती है खरीफ की फसलें तो बारिश में बोई जाती है ना, तो मे भी इसके लिए महीना हो सकता है अपने, देखो महीना में फिर भी आपको स्पष्ट नहीं करूंगी, चूंकि मैं इतना क्लियर कट नहीं हूँ, तो मैं आपको उलझाऊंगी नहीं है, मेरी उलझन में आपको नहीं थूकूंगी। तो नेक्स्ट क्या बताया जाता है,
खरीफ की फसल डेश में बोई जाती है, काटी जाती है मार्च अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर आते आते काटी जाती है, और रबी की फसल की तैयारी हो रही होती है इस वजह से। कौन कौन सी फसलें आती है? सारे अनाज जो अपन गेहूं को छोड़ दो, और मक्का है, चावल है, बाजरा है, जौ है, और जौ तो नहीं, ज्वार है, ग्वार है, तो नहीं, ज्वार और ग्वार दोनों, ठीक है। इसके अलावा व्यावसायिक फसलों में दालें और मूंग है, मोठ है और अरहर वगैरह। इसके अलावा व्यावसायिक फसल, और व्यवसायिक फसलों में कौन सी है? कुछ अपने मूंगफली है, कपास है, गन्ना, ये व्यवसायिक फसल। और ज्यादा अपन जाते हैं, और कुछ अपने सब्जियां, दालें, सब्जियां, फल वगैरह कब हो जाते हैं? जून में बोते हैं, गर्मियों में बोते हैं, और अप्रैल आते आते काट लेते हैं। गर्मी में बोते हैं, गर्मी में काट लेते हैं। इस तरीके से अपन कृषि को कंप्लीट करते हैं। देन अपन देखते हैं कुछ सिंचाई साधनों के बारे में। मेनली सिंचाई के साधन तो राजस्थान में 4 ही है। नहरें हैं, नलकूप है, नहरें हैं, तालाब, कुएं, तालाब, अदर साधन। मेनली तो 4 ही। कितने परसेंट होती है? 44%। देन 30% में आपको शायद 44 बता चुकी हो क्या? हाँ, 40% ही तो होती है। 44% के अराउंड 44%, देन 30, देन 23, देन 2, देन 1। हाँ, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। देखो क्या है आपके, क्या है, देखो यहाँ पे मैंने शायद ये भी ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने 40% बता दिया, तो 44 है, उसके बाद अपने 30 है, देन अपने 23 है, देन 2 है, देन 1 है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फैक्ट ये वाले ध्यान रखने, ये वाले फैक्ट ध्यान रखने, ठीक है। यही बताया था मैंने, यहाँ पे मुझे ऐसा ध्यान है 33 बता दिया, और यहाँ पे 40 बता दिया। 44%। ये मिस्टेक होगी, समझ पा रहे हो, है ना। माइंड देखो, जब तक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे ना, माइंड उलझता ही रहेगा। अब ये वाला कंफ्यूजन, ये सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 44 और 30%। फिर भी उलझन तो उलझन ही होती, इतनी हो या इतनी हो, ठीक। क्या कहूँ अब मैं, वही नेक्स्ट सेशन में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। हाँ, तो कहाँ थे अपन? नहरों के बारे में बता दिया था मैंने, और ये जो 4 संसाधन है इनके बारे में देखा था। और बेसिकली पहले तो एकदम क्लियर करता, लेकिन जो मैंने थोड़ा ज्यादा सोचने की कोशिश करी ना इस पर, इस मुद्दे पे ज्यादा जोर डालने की कोशिश करी, तब जाके उलझन क्रिएट होगी। तो इस तरीके से देखते हैं अपन 40%, 33% और 23% और 2%, 1%, ठीक है। और इस तरीके से अपन देख लेते हैं। और सेकंड जो चैप्टर है वो विपणन से, तो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में होती है, बस इतना ही देखते हैं। और इसके साथ अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जोधपुर में जीरा मंडी, और कोटा ग्रामगंज में धनिया मंडी वगैरह पाई जाती है। और एक विभाग होता है खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग। ये कुछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको ऑब्जर्व करने का, उसको निरीक्षण करने का, उसका निरीक्षण करने का काम करता है। देन लास्ट चैप्टर में देखते हैं कृषि और उद्योग के बारे में। 2 उद्योग देखते हैं कृषि से जुड़े, 2 टाइप के, बड़े उद्योग और लघु कुटीर उद्योग। इन उद्योग को बारे में, बड़े उद्योग में सबसे सूत्रस्थ उद्योग आता है, जिसको हमने पढ़ा नहीं है। और सेकंड चीनी, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड क्रम ध्यान रखना। सेकंड उद्योग देखते हैं लघु कुटीर उद्योग। ये उद्योग भी हमने पढ़े नहीं है। क्या देखा, हमें आयत निर्यात को पढ़ा है यहाँ पे। क्या देखा यहाँ पे कि इतने तरीके के लघु कुटीर उद्योग राजस्थान में होते हैं। दालों के होते हैं, और गुड़ के होते हैं, तेल के होते हैं, सरसों के होते हैं। ये 4 टाइप के राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग होते हैं। देन आयत निर्यात, इन दोनों के बारे में जानकारी पहले ले चुके हैं। एक आधा जिला बढ़ा है बस, जो जहाँ पर मिले, जहाँ पर इनकी खेती वगैरह होती है ना, उससे जुड़ा हुआ बस एक आधा जिला बताया हमने। मतलब ये उद्योग पाए, खेती क्या, ये जो उद्योग पाए जाते हैं ना, तो बस एक आधे जिले के नाम बढ़ाए। हाँ, आयत निर्यात में क्या देखते हैं, राजस्थान की इन चीजों का आयात करता है, राजस्थान की इन चीजों का निर्यात करता है, और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करे। तो ये इतनी सी बिल्कुल इतनी सी जानकारी थी। तो ये था हमारा इसको पूरा सेशन, जिसमें अपन कृषि और सिंचाई, और सेकेंड अपन देख लेते हैं कुछ विपणन, और थर्ड अपन देख लेते हैं कृषि और उद्योग। तो इस तरीके से कुछ 3 चैप्टर हमने कक्षा 7 की बुक के क्लियर करें। तो इसी तरीके से किसी अगले वीडियो में मिलने वाले हैं फिर अपन। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा, विथ थोड़ी सी मिस्टेक्स, है ना, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा जो इक्का दुक्का पॉइंट में कंफ्यूजन है ना, वो आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगी। इतना रखो, मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं बताऊंगी, और नेक्स्ट सेशन में आपको एकदम क्लियर कट बताऊंगी जो मैंने आपको मिस करवाया, या फिर जहां मुझे थोड़ा सा लगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप मेरी ये कोशिश आपको थोड़ी पसंद आई होगी, थोड़ी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।